दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का मंदिर धड़क रहा है, लेकिन उसकी धड़कनों में इस देश की जनता की आवाज है ही नहीं। दरअसल 2024 का चुनाव इस देश की जनता ने लड़ा और जो जनादेश सामने आया उसने मौजूदा सत्ता की नींव को हिलाकर रख दिया। और तब यह सवाल बड़ा हो गया कि जनता से जुड़े हुए सवाल अब शायद लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट में उठेंगे जरूर, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से जो संसद चल रही है उसमें दो मौके ऐसे आए जब किसानों को लेकर सवाल पूछे गए। उसमें सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब इस देश की महंगाई का जिक्र हुआ। इस दौर में ना तो बेरोजगारी का जिक्र है, ना युवाओं की त्रासदी का जिक्र है, ना ही महिलाओं की त्रासदी की परिस्थितियां हैं और ना ही इस देश के भीतर में बैंकों का पैसा जो कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है उसका भी कोई जिक्र नहीं है। इस दौर में जो निजीकरण की सोच सरकार के भीतर है उसको लेकर भी सवाल उठाने की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन सब कुछ दब गया। यानी जनता के उठते हुए सवाल अगर संसद के भीतर से गायब हैं, तब अगला सवाल कोई भी पूछ डालेगा कि फिर इस संसद का मतलब क्या है। और उस संसद के भीतर जो शोर शराबा होता है, उस शोर शराबे के पीछे अगर आप उनसे जुड़े मुद्दों को देखिएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। यानी लोकसभा के भीतर स्पीकर और राज्यसभा में सभापति जिन मुद्दों को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं या फिर विपक्ष को बैठा देते हैं या प्रतिपक्ष के नेता को बोलने देते नहीं है, वह किसी मुद्दे को लेकर नहीं है, बल्कि मुद्दों से हटकर सरकार पर अगर जरा सा भी कोई लांछन लग रहा हो, कोई छोटा सा सवाल भी सरकार से पूछने की परिस्थिति बन रही हो, तो फिर उसे बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में ना सभापति है और ना ही स्पीकर है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच पहली बार संसद के भीतर यह भी सवाल उठा, क्या स्पीकर सिर्फ सत्ता के हैं, सभापति क्या सिर्फ सत्ता के रक्षक के लिए हैं, जिसे ट्रेजरी बैंक कहते हैं। यानी ट्रेजरी बेंच को लेकर सभापति और स्पीकर अगर इस रूप में काम कर रहे हैं तो विपक्ष क्या करेगा। इस पहले सवाल को अपने जहन में रखिए। यहां से एक दूसरा सवाल निकलता है, तब इन सब के बावजूद भी अगर जनता ने चुनाव लड़ा तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए। और पहली बार संसद में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने एक नई लकीर खींच डाली। उन्होंने कहा कि दरअसल इससे पहले जो प्रतिपक्ष का नेता होता था उसके पास सवाल अलग अलग पर्चों में, चिट्ठियों में और कई माध्यमों से होकर आते थे और उन सवालों को सवालों की शक्ल में संसद के भीतर ले जाकर बतौर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर वह पूछा करते थे सरकार से कि जनता ये सोचती है। राहुल गांधी ने बिल्कुल एक नई लकीर खींच डाली। उन्होंने कहा जिस जनता के पास जो सवाल हैं, जो इस देश में हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, उनके सवालों को हम पूछेंगे, लेकिन उनको पूछने वाले सवालों को बताने के लिए पार्लियामेंट आना होगा। यानी इस देश का किसान हो, इस देश का मजदूर हो, इस देश में भूख से लड़ने वाले संगठनों की पूरी एक कतार हो, इस देश में मछुआरों का सवाल हो, इस देश में मैला ढोने वालों का सवाल हो, जिसको सरकार इनकार करती है कि इस देश में कोई मैला ढोता नहीं है। हर दरवाजा खोल दिया गया, लेकिन अब यह नई परेशानी का सबब सरकार और सभापति के जहन में और स्पीकर के जहन में भी आकर बस गया। जिस पार्लियामेंट की चार दीवारी के भीतर 5 सितारा से बेहतर जिंदगी हर सांसद जी रहा है और सत्ता तो लोक लुभावन परिस्थितियों के साथ वहां पर बैठती है और इस देश की जनता को लोकतंत्र के मंदिर की दुहाई देते हुए जवाब देकर वापस उसी रईसी में खो जाती है, तो उस जगह पर अगर इस देश की जनता, और वह भी गरीब जनता, वह भी हाशिए पर पड़ी हुई जनता, इस देश के उन मुद्दों को लेकर उठी हुई जनता जिन मुद्दों पर संसद ध्यान देना नहीं चाहती है, आंख मूंद लेती है, तो अगर उनके लिए रास्ता बन जाए तो फिर क्या होगा। और इसको सुनते ही सरकार और सत्ता बौखला गई। सभापति और स्पीकर
ये बर्दाश्त करने की स्थिति में आए नहीं। इसीलिए सदनों के भीतर की नोकझोंक और वक्त काटने की परंपरा एक नए तरीके से शुरू हो गई। हमारी टीम ने दरअसल एक पेपर अपने तौर पर तैयार किया और कहा कि इसे पहले जनता को बतला दीजिए कि इस देश के भीतर में जो तीसरे टर्म में मोदी सरकार आई है, उसने एक बार भी बेरोजगारी को लेकर किसी सवाल को उठने नहीं दिया और जवाब नहीं दिया। उसने इस देश के भीतर में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सवाल 2 बार उठे, लेकिन उसका जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा। इस देश के भीतर में किसानों से जुड़े सवाल और एमएसपी का मुद्दा उठा जरूर, लेकिन उस पर भी जवाब देने की सोच में यह कहकर नहीं आए कि यह गलत बोलते हैं, हमने लागू किया हुआ है। इस देश के अलग अलग प्रांतों में हो रही रेल की घटनाएं, दुर्घटनाओं को लेकर भी, और जिस तरीके से सवारी डब्बों में एक भीड़ की तरह लोग सफर कर रहे हैं और मुसीबतों को झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में सड़कों पर जो हादसे हो रहे हैं और सड़कों से जो टोल वसूलने की स्थितियां हैं, यह सवाल भी उठने नहीं दिया गया। अब यहां पर इस देश के भीतर में अगला सवाल है कि तत्काल की परिस्थिति में भी जो भी घटना घट रही है, उनसे जुड़े सवालों को भी क्या जगह दी जाएगी। सवाल सिर्फ विनेश फोगाट का नहीं है। सवाल तो यह है कि इस देश के भीतर में सत्ता ने किस तरीके से खेलो इंडिया के बजट के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। सवाल यह भी है कि ओलंपिक में गई जो खिलाड़ियों के साथ की टीम है, उस पर कितना खर्च किया गया और किस तरीके से वो पिकनिक वहां पर मना रही है। किस तरीके से कॉरपोरेट की एंट्री खेलों के भीतर हो गई और खिलाड़ी इस दौर में सिर्फ टकटकी लगाए देख रहा है। इस दौर में एफसीआई के गोडाउन में कम होता गेहूं या फिर किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ न मिल पाने की स्थितियों के सवाल भी गायब हो गए। यानी जनता से जुड़े हुए सवाल गायब होना, राहुल गांधी का जनता को संसद तक बुलाना और पार्लियामेंट के भीतर लोकसभा और राज्यसभा की नोकझोंक के भीतर सत्ता पक्ष का जिन मुद्दों को लेकर गुस्से और तैश में आना और खुद स्पीकर और सभापति का अपने अपने लिहाज से अपनी अपनी बातों को कहते हुए कुछ इस तरीके से सदन को चलाना जिसमें जनता की भागीदारी ही गायब दिखाई देने लग जाए, यह परिस्थिति मौजूदा वक्त का एक ऐसा सच बन गई जिसमें लोकतंत्र के मंदिर को लेकर तीसरे टर्म की मोदी सरकार से सवाल कौन पूछे, कैसे पूछे, इसकी शुरुआत हम करते हैं दरअसल उन मुद्दों को लेकर या उन तस्वीरों के आसरे जो अलग अलग क्षेत्र के लोग और उसमें मैला ढोने वाले लोग भी थे जो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। One is about the manual scavenging. ये ड्राई लेटिन साफ करने के काम अभी भी देश पे है, बट सरकार कहते हैं कंप्लीट डिनाई करते हैं। वो हमारा मंत्री जी है, उनका एक ही काम है, हमेशा पार्लियामेंट पे कुछ भी होगा आके वो बोलते हैं महिला प्रथा नहीं है, देयर इज नो मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कंट्री। एंड आफ्टर द स्वच्छ भारत वी कंस्ट्रक्टेड द 5 crores ऑफ द न्यू टॉयलेट्स, बट वी हैव नॉट मैकेनाइज्ड, वी हैव नॉट डेवलप्ड एनी टेक्नोलॉजी टू क्लीन दैट। आफ्टर 3-4 years now the death started. 2,441. So why is the death starting? Because the toilets are more, septic tanks it is coming. There is no any kind of a machine to clean that. in all the Swachh Bharat toilets. Yes. The person has to go inside and clean in sewer and septic Yes. tank. There is no mechanism. These are the people they lost. सर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारे फादर उसमें काम कर रहे थे, डेथ के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमें। क्या उनकी डेथ कैसे हुई? सेप्टिक टैंक में एक लेबर थे जो काम कर रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी सर, उसमें गिर गए थे। और आपके भी कोई रिश्तेदार की मृत्यु हुई? मेरे पति उसमें सीवर में बचाने गए थे, तो बोले कि मेरे को बचा लो, नहीं पर उसको हाथ पकड़े उसके नीचे खींच लिया उसने। और वो भी मर गया? दोनों मर गए? दोनों मर गए थे। जिस अलग अलग तबके से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जुड़े मुद्दों को वह इस भरोसे के साथ उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम इन मुद्दों को पार्लियामेंट के भीतर सरकार के सामने उठाएंगे।
अब सवाल है कि जब ये लोग मिलने आ रहे हैं तो इनको ना मिलने देने की परिस्थितियां भी पैदा की जा रही है। इसीलिए सिर्फ मैला ढोने वाले राहुल गांधी के कमरे तक पहुंचे, मछुआरे नहीं पहुंच पाए, जो भोजन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं वह नहीं पहुंच पाए। और ऐसे लगभग 6 और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात थी, लेकिन राहुल गांधी को खुद निकलकर रिसेप्शन पर जाना पड़ा और वहीं बैठकर बातचीत करनी पड़ी, जो आपने तस्वीर देखी। लेकिन इसके ठीक उलट एक दूसरी परिस्थिति और एक दूसरी स्थिति हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह इसलिए बड़ा मौजू है क्योंकि जनता इस पूरे लोकतंत्र के मंदिर से कैसे गायब कर दी जाए और उनके सवाल ही गायब हो जाएं, इसका एक गजब का नजारा आज नजर आया। सभापति जगदीप धनखड़, देश के उपराष्ट्रपति, वह जिस मुद्दे पर गुस्सा गए, उस मुद्दे की भूमिका यह है कि घनश्याम तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने तंज कसा मल्लिकार्जुन खड़गे पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई, धनखड़ साहब ने दोनों को चैम्बर में बुलाया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यहां जो कह रहे हैं वही बात सदन में हर किसी को जानना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। सदन में आए तो वहां पर जयराम रमेश ने भी अपने तौर पर सवाल पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं। और फिर कई सांसदों ने कहा आपको हर चीज पर आपत्ति होती है, कोई मुस्कुराए, कोई झुके, कोई हाथ जोड़ देते हैं कभी आप, ये सब जो हो रहा। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सामने आ गई और उनसे उनका आपको भी कुछ कहना, और वहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो टकराव इस तर्ज पर बढ़ गया जहां पर सभापति ये बर्दाश्त कर ही नहीं पाए कि उनकी बातों में जो तंज होता है वो गलत है, और उस चेयर को उन्होंने अपने तंज से जोड़ दिया और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो हमने जनता का कोई सवाल नहीं लिया, सिर्फ बातचीत के तरीके, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और इन सब परिस्थितियों के साथ गुस्सा और इन सब में बायकॉट और बाहर निकलकर धींगा मुश्ती जिस रूप में भी शुरू हुई, वो यहां तक आ गई कि अब कहा गया कि अब सभापति को हटाने की दिशा में बढ़ना होगा। लेकिन इन सारी बातों को सुनने से पहले जरा इस पूरे दृश्य को एक क्षण के लिए देखिए जरूर। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. Misconduct. You want to destabilize the entire nation. आपके जहन में यह सवाल जरूर होगा कि इस झगड़े से जनता का क्या लेना देना। एक क्लास चल रही है, एक मॉनिटर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ छात्र बैठे हुए हैं, दोनों झगड़ पड़े कि आपका व्यवहार ठीक नहीं, आपका व्यवहार ठीक नहीं। और हम इन सब के बीच जनता के मुद्दे खोज रहे थे, जिन मुद्दों के आश्रय राहुल गांधी इस देश के भीतर लोगों से मिल रहे हैं, उनको भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है सभापति और स्पीकर को कि जो लोग मिलने आते हैं वो मिलने तक सदन के भीतर आ जाएं। सदन के भीतर से मतलब पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और प्रतिपक्ष के नेता का कमरा है, वहां तक भी पहुंचने नहीं देते हैं। और राहुल गांधी से कहा जाता है आप रिसेप्शन पे जाइए, उनसे मिल लीजिए। तो पार्लियामेंट के भीतर सांसदों की आपस की नोकझोंक और पार्लियामेंट के बाहर लोगों की आवाजाही रोकने का प्रयास, फिर भी यह लोकतंत्र का मंदिर है। बात इससे भी कुछ साफ हो नहीं पा रही है। तो एक क्षण के लिए हम आपको एक दूसरी परिस्थिति दिखलाते हैं। राज्यसभा से हटकर लोकसभा के भीतर जब एक सांसद सवाल उठाता है और कहता है कि दरअसल सरकार जिस मोड में आ गई है उस मोड के भीतर का मतलब यह है वो सारी ताकत अपने हाथ में रखना चाहती है। और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव चेताते हैं स्पीकर को कि देखिए आपके अधिकार भी कम किए जा रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे।
और जब ये कहते हैं तो इस देश के गृह मंत्री दूसरी तरफ से खड़े हो जाते हैं। देश के गृह मंत्री हों, स्पीकर हों या फिर विपक्ष की तरफ के सांसद हों, जिन मुद्दों के आश्रय इस देश के भीतर का संकट है, उसको लेकर इस रूप में झगड़ा कर कर जवाब देने की स्थिति आपने इस दौर में नहीं देखी होगी। क्योंकि हमारे टीम ने जो आंकड़े निकाले उसमें बतलाया कि इस देश के भीतर में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 0.1% बेरोजगारी का सवाल है, 0.002% महंगाई का सवाल है, 1.5% इस देश के भीतर में किसानों से जुड़े सवाल हैं, सब 0.1 में है, यानी 1 से भी कम की परिस्थिति है जो सवाल उठाए जा रहे हैं। और जो सवाल उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, उसके भीतर कॉरपोरेट की लूट नहीं है, सरकार द्वारा निजीकरण नहीं है, इस देश की माली हालत नहीं है, इस देश से जुड़े सवाल जो हैं वो हिंदुत्व के आश्रय जरूर रेंगना शुरू कर चुके हैं बांग्लादेश के बाद, लेकिन इस देश के भीतर के माइनॉरिटीज की जो स्थिति है उसको लेकर जो सवाल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के जरिए उठे, उसमें भी इन सवालों पर पर्दा डाल दिया गया। कहा गया कि आप उस दिशा में मत देखिए, यह पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल मामला है। यानी सत्ता जिस रूप में चाहती है उस रूप में होती है। तो एक क्षण के लिए क्या हुआ और कैसे गृह मंत्री जाग गए, हमें लगता है यह भी देखना जरूर चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। तो लोकसभा के स्पीकर के अधिकारों का जिक्र हुआ और देश के गृह मंत्री गुस्से में आ गए, तैश में आ गए। असल सच यह है पार्लियामेंट के भीतर का कि इस देश से जुड़े हुए मुद्दे सिर्फ बजट में नहीं बल्कि क्वेश्चन आवर से गायब हो चुके हैं, 0 आवर में गायब हो गए हैं। और सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें सरकार पर अगर कोई भी लांछन लग रहा हो कि आपने ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया, तो उसे रोकने का पूरा प्रयास स्पीकर और सभापति दोनों करते हैं। और सबसे बड़ी बात अब यह हो चली है कि क्या इस प्रक्रिया में पहली बार विपक्ष को यह लगने लगा है कि जो किला अपने तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के भीतर खड़ा किया, अब उसको गिराने की जरूरत है। क्योंकि स्पीकर के कौन से अधिकार कम होंगे यह बात अभी सामने आई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह बात तो सामने खुले तौर पर आ चुकी है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब विपक्ष लेकर आने वाला है। और जरा सोचिए, एक तरफ निंदा प्रस्ताव आज जो नोकझोंक सांसदों के भीतर जो जया बच्चन और स्पीकर के साथ हुई, स्पीकर न कहें सभापति कहें और जगदीप धनखड़ का शब्द जोड़ें, उपराष्ट्रपति शब्द कहें, इनके बीच जो नोकझोंक हुई, उसके बाद विपक्ष ने तय किया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और इस सभापति के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब बहुत साफ होता है कि अनुच्छेद 67B में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, सदन में बहुमत पास कीजिए और एक ऐसे प्रस्ताव द्वारा उन्हें कार्यालय से हटाया जाता और इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो 14 दिन का नोटिस आज से शुरू हुआ जो दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर सबको यह समझ में आ गया सत्ता में कि विपक्ष अब एकजुट है और तेवर के साथ खड़ा है। तो जो राज्यसभा 12 तारीख तक चलनी थी उसे आज दोपहर 3 बजे ही अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दिया गया। यानी संसद भी चलेगी तो सत्ता की हुकूमत के तहत चलेगी, उसके नियम कायदों जहां पर मुश्किल आएगी वह उसे अपने अनुकूल कर लेगी। और इस अनुकूल की प्रतिक्रिया के बीच निंदा प्रस्ताव पास हो रहा है, इसको लेकर राज्यसभा चलती रही। अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र विपक्ष की तौर से आया तो उसे खारिज कर दिया गया। फिर आप पूछेंगे जनता कहां है? जनता का सवाल जहां उठता है वहां पर इजाजत है ही नहीं कि जनता पार्लियामेंट के भीतर प्रवेश कर पाए। और इसीलिए
राहुल गांधी ने जो नए तरीके की राजनीति प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बनकर शुरू की कि सड़क की हवा को भी संसद में आने दिया जाए और संसद की चकाचौंध या उसके सच से सड़क पर खड़े लोग, हाशिए पर खड़े मुद्दे कम से कम संसद की आबो हवा में आकर महसूस तो करें। और ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट के भीतर जो झूठ बोलने की प्रक्रिया है वह किसी दूसरे की नहीं है। पिछली बार किसान आए थे तो स्पीकर ने कहा था इसलिए उन्हें रोका गया क्योंकि वह अंदर आके बातें कहेंगे जो नहीं कहा जाता है, सिवाय सांसदों के कोई भी संसद में खड़े होकर नहीं कह सकता है। तो राहुल गांधी ने कहा सॉरी, और 2 मिनट के बाद नया वीडियो आ गया जिसमें बताया गया कि दरअसल सत्ता के लिए किस तरीके से कलाकार आए थे, सिनेमाई कलाकार आए थे और उसी संसद में खड़े होकर कैमरे के सामने बोलने लगे और इनकार किया था स्पीकर ने कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते, कोई आपसे मिलने आए और हम रोक दें। अब राहुल गांधी को कैमरे पर सामने आकर कहना पड़ा ये रोक देते हैं। बार बार मुझे कमरे से निकलकर रिसेप्शन पे आना पड़ता है। आना पड़ा आपको यहाँ आना पड़ा रिसेप्शन। सर मछुआरों का क्या मुद्दा था और क्या मुद्दा था? नहीं, वो देखिए हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके के डेलीगेशन से मिल रहे हैं सर, मेरा तो आपने रेल मंत्री से मिलवाया। नहीं, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। तो पीपल्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में है सर आप? दैट्स ऑल फाइन। माय लाइफ बिकम्स अ बिट मोर डिफिकल्ट बिकॉज इट्स इजियर टू मीट देम देयर, अदरवाइज नाउ आई विल हैव टू कीप कमिंग हियर। अब यहाँ आना पड़ेगा। सर क्या वजह है सर? अब जब राहुल गांधी इस बात का खुले तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि उनसे जो मिलने आता है उन्हें रोक दिया जाता है, एक साथ कम से कम आधे दर्जन सवाल पहली बार भारतीय राजनीति को और बीते 10 बरस की सत्ता के बाद तीसरे टर्म में बने प्रधानमंत्री के गवर्नेंस और संसद को चलाने को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही है, खुद प्रधानमंत्री की मौजूदगी कहां पर है? वो टेलीफोन पर बात करते हैं तो सब जगह सुनाई देता है, मन की बात करते हैं तो सब जगह सुनाई देता है। बजट जब पेश हो रहा था और उस पर जब राहुल गांधी जवाब दे रहे थे उस वक्त वो दिखाई दिए, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता और उसमें नियम कायदा कहता है कि सत्ता पक्ष के नेता को मौजूद होना चाहिए। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री किस गंभीर काम में है जो पार्लियामेंट से दूर हैं, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अगर सदन के स्पीकर या सदन के सभापति अगर सिर्फ सत्ता पक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह खुले तौर पर दिखाई देने लगा है तो फिर यह नोकझोंक आने वाले वक्त में बढ़ेगी। तीसरा सवाल है, इस पूरे दौर में जनता कहां है, उससे जुड़े सवाल कहां हैं और उनसे जुड़े सवाल इस दौर में गायब क्यों किए जा रहे हैं? और पूरी बहस मुहाइस के बीच में अगर जनता के सवाल ही गायब हैं तो लोकतंत्र के मंदिर का मतलब सिर्फ चुने हुए नुमाइंदों की धींगा मुश्ती भर है और वहां से उठने वाले कोई सवाल जवाब अगर जनता से जुड़े ही नहीं होंगे तो फिर जनता इस संसद को लेकर किस नजरिए को बनाएगी? अब यह बात छुपी हुई है नहीं। चौथा सवाल है, जनता के भीतर का जो नजरिया है, क्या राहुल गांधी ने उसकी नब्ज को पकड़ लिया है और वो जान गए हैं कि दरअसल संसद के भीतर जनता का आना और संसद के भीतर कही हुई बातों का जिक्र लोगों से जोड़ना, वो कमोवेश उसी रास्ते पर चल पड़े हैं, यानी राहुल गांधी। और दूसरी तरफ इस रास्ते का खतरा सत्ता के ऊपर मंडराने लगा है और उसे लगने लगा है कि यह परिस्थिति धीरे धीरे उसकी बनी बनाई राजनीतिक जमीन को कहीं खत्म ही ना कर डाले। इसीलिए पांचवा सवाल यहां से निकलता है कि ध्यान दीजिए, बार बार उन्हीं पारंपरिक समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है, वो चाहे आज बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर हो, चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन के जरिए हिंदू और मुस्लिम का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष ने एक लकीर खींचनी चाहिए, लेकिन आखिर में वह जेपी से यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास उसे भेजना पड़ा। यानी बीते 10 बरस में ऐसा कोई बिल नहीं है जो ज्वाइंट पब्लिक कमेटी के पास भेजा गया हो, पहला बिल है जो भेजा गया। क्या वजह है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि संसद के भीतर सरकार कमजोर है
और उन्हें जो मदद दिए हुए हैं वो इस आधार पे मदद दिए हुए हैं कि हमारी जरूरतों को आप पूरा कीजिए, हम आपको सत्ता में टिकाए रहेंगे, लेकिन जहां पर हमारे वोट बैंक में आपके कार्यों से सेंध लगेगी वहां पर हम बोलेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी यानी पासवान जी हो, और इन सब के साथ जनता दल यूनाइटेड भी क्यों ना हो, सबको पता है कि वो आंध्र प्रदेश हो या बिहार हो और वहां से खड़े हुए चाहे एनडीए के सहयोगी ही क्यों ना हो, वो अपनी राजनीति तो ताक पर रखने नहीं देंगे। इसीलिए उनके दबाव में जेपीसी के पास वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल था उसको ले जाना पड़ गया। मैसेज पांचवा यह था कि सरकार हर हाल में अपनी कुर्सी को बचाना चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि टेक्निकली वह गद्दी पर मौजूद हैं, लेकिन ऑफिशियली इस देश की जनता से जुड़े सवालों का अगर वो जवाब कितने दिनों तक छुपा पाएंगे तभी तक कुर्सी रहेगी, यह सवाल छठा सवाल है। और इन्हीं सवालों को उठाकर पार्लियामेंट के भीतर के शोर को जनता के शोर के साथ मिला दिया जाए, इसीलिए अब स्पीकर ओम बिरला हो या सभापति जगदीप धनखड़ हो, दोनों के ऊपर गाज गिरेगी या नहीं गिरेगी, या गिरेगी तो कब गिरेगी, और अगर गिर रही है तो ऐसे में बड़ी भूमिका उन सहयोगियों की भी होगी जो सहयोगी यह सोच रहे हैं कि सरकार टिकाए रहे और सरकार जिस रास्ते चल रही है उस रास्तों को भी बने रहने दिया जाए और वोट भी मिल जाए। यह संकट इनके सामने मंडराएगा, और खासतौर से बिहार में इलेक्शन तो फिर बहुत दूर तो है नहीं, अगले बरस के अंत में है, यानी 1 बरस की देरी है। अब इन परिस्थिति के भीतर में असल सवाल भारत की संसदीय राजनीति के उस चैप्टर का है जिसमें सबसे बड़ा इम्तिहान उस शख्स को देना है जिसने बहुत ही बारीकी के साथ तीसरे टर्म में मंत्रिमंडल बनाया, उन लोगों को वह मंत्री पद दिया या उस रूप में दिया जहां पर वह उसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, यह भी एक सवाल है। हम आपको एक छोटी सी बानगी दिखलाते हैं। मोदी मंत्रिमंडल के एक मंत्री से जब सवाल पार्लियामेंट के भीतर पूछा गया तो वो क्या जवाब दे रहे हैं और स्पीकर को भी क्या कहना पड़ गया, जरूर सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष, हाँ बताएं। कि माननीय सदस्य जी ने महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा है। महाराष्ट्र से संबंधित नहीं पूछा, अपने उन्होंने पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने की क्या नीति होती है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, मगर उनको मैं राजस्थान के बारे में भी जानकारी, राजस्थान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, नहीं अपने लोकसभा के बारे में जानकारी ली है। और जो इन्होंने एनएच के बारे में पूछा है, मैं अभी उसका आंसर आपको, प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की क्या नीति होती है। महोदय, चूंकि 1 मिनट, चूंकि जिस प्रकार से 2014 के अंदर माननीय अध्यक्ष जी लगभग 91,281 मोटर एनएच थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1,46,126 किलोमीटर एनएच बना है। क्वेश्चन नंबर 144 अच्छा है, मोदी सरकार के मंत्री जब जवाब दे रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं थे। लेकिन अगला सवाल यह है कि दरअसल जो पूरा किला बनाया गया है या जो चक्रव्यूह सत्ता ने अपने बचाने के लिए रचा है, उसमें हर उस व्यक्ति को महत्व दिया गया है जिसकी अपनी राजनीति सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सिमटी हुई है। यानी कोई भी ताकतवर नेता बीजेपी का किसी प्रमुख पद पर रहे या फिर उसकी पहचान का विस्तार हो, ऐसी कोई व्यवस्था मौजूदा बीजेपी की सत्ता ने नहीं की है, उनके अपने नेताओं ने नहीं की है। यानी अपनी मजबूती को बरकरार रखने के लिए हर कमजोर शख्स को राजनीतिक तौर पर जिसकी जमीन पुख्ता नहीं है और जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे चुनाव जीत कर आया है या उनका नाम ले लेकर आया है, उसे प्रमुखता के साथ उस दौर में जगह दी गई है। जगदीप धनखड़ राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल में। उस दौर में उन्होंने जो कुछ किया, जिस रूप में किया, ममता बनर्जी बाखूबी जानती हैं कैसे टकराव होता था। वहां से लाकर यहां पर उपराष्ट्रपति बनाया, राज्यसभा में ले आए। ओम बिरला किसी तरीके से इस बार चुनाव जीते हैं, हारते हारते जीते हैं। उन्हें स्पीकर के पद पर कंटिन्यू करना, जिससे उन्हें पता है पहले से कि कैसे
रिमोट के आसरे भी इस देश की संसद चल सकती है, उस अंदाज को वह बिगाड़ना चाहते नहीं थे। किरण रिजिजू कानून मंत्री बनाए तो इस देश के रिटायर्ड जजों को ही वो चिताने लग गए। तो अपने अपने तौर पर जो पूरा का पूरा एक किला प्रधानमंत्री मोदी का जो बनाया हुआ है, क्या वो अब ठहर रहा है? और यह सवाल अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है कि यह कितने दिन तक चलेगा। और खुद प्रधानमंत्री जब सिर्फ बजट के दिन राहुल गांधी के जवाब के वक्त तो नजर आए और फिर उन्होंने अपना जवाब दिया बजट पर और उसके बाद से पार्लियामेंट के भीतर वो दिखाई नहीं दिए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि दरअसल वो 15 अगस्त के भाषण की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो लाल किले के प्राचीर से ही वो भाषण देंगे, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर के भीतर आम लोगों की जगह बची नहीं, उनके मुद्दों का जिक्र बचा नहीं, तो ऐसे में लाल किले के प्राचीर से विकसित भारत का सपना एक बार फिर देखा तो जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।